देखिए, आज के चैप्टर में हम लोग भारत के आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी, सर्वांगीण आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। भारत का इतिहास जो है, भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत की स्थिति क्या है ये बता दें हम आपको। सभी लोग जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है ना। विशाल मतलब बड़ा देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग जो है उत्तरी अक्षांश में जो है पड़ता है, उत्तरी अक्षांश में। और यहाँ जो है कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है, लगभग बराबर ही है, 2 भागों में बांटती है बराबर। और भारत के मुख्य भूभाग में दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से जो है हम इन सभी का जो विस्तार अध्ययन कर सकते हैं। चलिए भारत के आकार के बारे में बात करते हैं। तो भारत का जो भूभाग क्षेत्र है, ठीक है, वह लगभग जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व में जितने भी देश हैं, सभी देशों में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का जो स्थान है वह कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, ठीक ना। भारत का जो है 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन सा देश है? चाइना है। चाइना पहले स्थान पे है। चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहाँ की है, और फिर जो है भारत की है, फिर अन्य देशों का नंबर जो है आता है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वें स्थान पे है। और विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है, लगभग में ये भौगोलिक क्षेत्रफल इसका 2.4% है। और भारत की स्थल सीमा लगभग जो है 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। अब कुछ और बात करते हैं भारत और विश्व के बारे में। तो भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है। यह एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है, और वहीं पे जो है श्रीलंका भी है, ठीक ना। भारत के पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर में हिमालय है। कई बार कविताओं के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास किया गया है कि भारत के पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी है, उत्तर में जो है हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और पश्चिम में जो है अरब सागर है। भारत में कुल जो है इस समय वर्तमान समय में 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर को जो है राज्य के दर्जा से हटा दिया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद, धारा 35A को हटाने के बाद इसको जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक ना। भारत के बारे में और बात करेंगे तो जो हिमालय है, हिमालय का नाम आपने सुना है ना। हिमालय जो है भारत का एक प्रकार से बांध है या दीवार की तरह काम करता है, ठीक ना। भारत जो है, भारत का एक दीवार है वो, ठीक है, एक रक्षक है, वो रखवाला है भारत देश का। और उत्तर से आने वाली जितनी भी उत्तर में महासागर है, वहाँ से उठने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, उन सभी ठंडी हवाओं को रोक देता है। तभी यहाँ हिमालय से सटे हुए तराई क्षेत्रों में जो है, अभी समझ लीजिए कि बहुत कम ठंड है। अगर ये हिमालय नहीं रहता तो इन प्रदेशों में आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, उनसे लोगों की जो है मतलब हालत ख़राब हो जाती है, समझ लीजिए कि वो रह नहीं पाते, ठीक है। और हिमालय का बहुत सारा लाभ है। हिमालय का लाभ तो इतना है कि हमेशा वर्ष भर में जो है समय समय पे बहुत अच्छी जो हमको बारिश मिलती है, उसका एक कारण ये हिमालय है। हिमालय से जब हवाएं टकराती हैं तो बारिश होता है। वहाँ के जो वन हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका भी हम उपयोग करते हैं। उसमें जड़ी बूटी अनेक प्रकार की चीज़ें हैं। जड़ी बूटियाँ तो इतनी है कि आप लोग जानते ही होंगे कि एक खास चीज़ मेरे पास है ना।
वो दवा जो बता रहे थे, जड़ी बूटी का ही दवा है, कैसी भी पत्थरी उगल जाएगा। अब ये आप क्या करेंगे जान के, बस आपको प्रॉब्लम है तो आप दवा लीजिए, ठीक हो जाइए, इससे मतलब रखिए। देखिए भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। भारत जब गुलाम नहीं हुआ था तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है अंग्रेज़ों ने किया था। और सबसे पहले भारत पे व्यापारिक मार्ग की जब खोज हुई, वास्को डी गामा ने किया था 1498 करीब में। तो सबसे पहले पुर्तगाली नाविक जो है भारत में व्यापार करने के लिए आए। ठीक है, सबसे पहले कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे पहले भारत में कौन व्यापारिक मार्ग से आए थे, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। ठीक ना। भारत की खोज किसने की थी, तो बताना पड़ेगा आपको कि वास्को डी गामा ने किया था। केरल के कालीकट तट पे आया था वो, ठीक ना, केरल के कालीकट तट पे वो आया था। चलिए, तो प्राचीन मार्ग से जो है, प्राचीन मार्गों से जो है व्यापार होता था और विदेशों के साथ संबंध भी हमारे अच्छे थे। दुर्भाग्य है और लोगों की जो है ये नीति है जिसने हम लोगों को कुछ वर्षों तक जो है गुलाम बना के रखा हुआ था। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे मान लीजिए कि भारत की भूमि की सीमाएं जो है उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर और पश्चिम में, और अफ़गानिस्तान के साथ जो है जुड़ा हुआ है। उत्तर में चीन है, तिब्बत है, नेपाल है और भूटान है। हाँ, तिब्बत एक अलग देश है। ठीक है, उसके बाद जो है पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश है। ठीक है, और दक्षिण में समुंदर पार हमारे पड़ोसी देश जो है, अभी मैंने बताया कि द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं दक्षिण में। ठीक है ना, आप इसको भी याद रखेंगे कि दक्षिण में जो है श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। कई बार पूछा, एक बार एग्जाम में पूछा था टेट में, टेट या किसी का एग्ज़ाम था, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, उसमें पूछा था कि पाक जल संधि किन देशों के बीच में है। तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक ना, ये नाम है पाक जल संधि। ठीक है, और मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में ये स्थित है। और फिर जो अपने पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो है भारत का बड़ा ही ऐतिहासिक संबंध अच्छा रहा है, ऐतिहासिक संबंध जैसा भी है। फिर आपको बताते चलें कि जब भी क्रांति कोई ऐसी हुई, ठीक है, भारत में, तो ज़रूरी नहीं कि भारत के लोगों के द्वारा, तो ज़रूरी नहीं कि वो भारत का व्यक्ति जो है केवल भारत में ही क्रांति किया हो। जैसे महात्मा गांधी का नाम आप लें तो संसार में महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता होगा। ठीक है, ही इज़ द फादर ऑफ नेशन। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि महात्मा गांधी ने जब अपने आंदोलनों की शुरुआत की थी तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका में किया था, और रंग भेद नीति के खिलाफ में। ठीक है, और उसके बाद जो है उन्होंने भारत में आए, और भारत में जो है, हाँ, चंपारण बिहार में जो है वो नील जो आंदोलन था, हाँ, नील की खेती के लिए जो नील आंदोलन हुआ था 1917 में, है ना, 15 में तो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, और 16-17 में जो है ये आंदोलन हुआ था। अब मुझे भी क्लियर इसमें नहीं हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ से जो है वो आंदोलन की शुरुआत की थी, और भारत के आज़ादी के समय तक जो है, देखिए बात करेंगे भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में। तो भारत की जो भौगोलिक आकृतियाँ हैं उनको जो है निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। ठीक है, उसके बाद हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, 8,848 मीटर है। कंचनजुंगा भारत में पड़ता है, 8,598 मीटर। फिर मकालू है, ये नेपाल में पड़ता है, 8,481 मीटर, किलोमीटर नहीं, मीटर। धौलागिरी ये नेपाल में भी पड़ता है, 8,172 मीटर। उसके बाद आता है नंगा पर्वत, ये 8,000 जो है 126 मीटर की ऊंचाई है इसकी, और ये जो है भारत में पड़ता है। उसके बाद है अन्नपूर्णा पर्वत, ये नेपाल में पड़ता है, 8,078 मीटर। फिर नंदा देवी है, नंदा देवी पर्वत जो है भारत में पड़ता है, और 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है।
कामेट है, नामचा है, बरुआ है, गुरुला मंदाता, ठीक है। ये सब जो है कुछ मुख्य पर्वत हैं, इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनके बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए उसके बारे में थोड़ा और बता देते हैं, भौगोलिक वितरण वाले से संबंधित हिमालय पर्वत के बारे में बता देते हैं। हिमालय पर्वत जो है भारत की उत्तरी सीमा पर जो है विस्तृत हिमालय जो है भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और यह एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। वृत्त देखा हमने, वृत्त मतलब सर्किल, गोला, तो जो आधा गोला होता है ना उसी को अर्धवृत्त कहते हैं। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ अर्धवृत्त का निर्माण करता है और उसके बाद इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में जो है 150 किलोमीटर है। हाँ, 150 किलोमीटर, ठीक है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है और अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक जनसंख्या घाटियों में पाई जाती है। हिमालय की जो घाटियाँ हैं वहाँ रहने वाली जनसंख्याएँ जो है पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को जो है महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं। पहला, उसे हिमाद्री भी कहते हैं और हिमाद्री से ही हिमाद्री में ही गोमुख है जहाँ से जो है गंगा का उद्गम हुआ है। सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इनमें हिमालय के जो है अभी मैंने कुछ जिन शिखरों का नाम लिया वो शिखर जो इसमें पड़ते हैं। हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। जैसे मैंने बताया, हिमानी मतलब जैसे जब बर्फ़ पिघल के नदियों का रूप धारण करता है, ठीक है, वही हिमानियाँ कहलाती हैं। हिमालय में पाए जाने वाली बहुत सारी हिमानियाँ हैं, दर्रे हैं। मैंने कुछ वीडियो में दर्रों के बारे में बताया है। भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं जिनके बारे में मैंने बताया है, एक वीडियो में बताया है। इसमें उसका लिंक डाल देंगे इस वीडियो में, कभी देखना रहेगा देखिएगा आप लोग, वहाँ आपको मालूम पड़ जाएगा। आप वहाँ देखिएगा तब जान लीजिएगा। भारत के उन राज्यों के चलिए इसको थोड़ा अलग से पढ़ते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है और हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। फिर इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है और इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। फिर धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ आती है। आपको मालूम होना चाहिए कि कांगड़ा और कुल्लू नाम सुना होगा आपने, कुल्लू मनाली नाम नहीं सुना। ये हिल स्टेशंस हैं, पर्यटन स्थल्स हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं कुल्लू मनाली में। तो कुल्लू की बात करते हैं, कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। हाँ, ठीक है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। अभी मैंने बताया कि जो कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल जो है, हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल वहीं पे जो है ये कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं, ठीक है। अब मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सब भी जो पर्यटन स्थल हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। बाहरी श्रृंखला को इनकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं और ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ठीक ना। कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि हिमालय पर पर्वत कैसे बना होगा,
तो आपको बता दें हिमालय पर्वत कैसे बना होगा। हिमालय पर्वत का निर्माण जो है जैसे वलय के कारण हुआ। जैसे पहले वहाँ ना टैठिज सागर था, हिमालय जहाँ पे है वहाँ पे टैठिज सागर था, तो वलय के कारण जो है वहाँ पे जो है वहाँ से समुद्र में से जो है चीज़ें उठने लगी ऊपर, ठीक है, और समुद्र में से इतनी ऊपर उठी कि वह हिमालय पर्वत बन गई। दोआब क्या है, या दोआब का अर्थ बताते हैं आपको। दो नदियों के बीच का भाग दोआब कहलाता है। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब, अर्थात आब मतलब पानी। इसी प्रकार एक पंजाब शब्द है, ठीक ना, पंजाब भी क्या है, एक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज, जिसमें पंज का अर्थ है पाँच और आब का अर्थ है पानी, ठीक ना, ये पंजाब हो गया। उसके बाद कुछ और पढ़ते हैं कि भारत का उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है ये तीन प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार लगभग जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है और यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सुविधा उत्पन्न होगी उसी जगह जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करेगी। जैसे मैंने कई बार आपको पढ़ाते हुए बताया है कि जितने भी शहर हैं, है ना, जितने भी शहर हैं वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जैसे दिल्ली किस नदी किनारे बसा हुआ है, यमुना। कलकत्ता हुगली, ठीक है। मुंबई समुंदर के किनारे बसा हुआ है बाबू। हाँ, जहाँ पे जो है मतलब ज़्यादा फैसिलिटी है, ज़्यादा सुविधा है, व्यापार के लिए हो गया या किसी चीज़ के लिए, वहीं पे जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाएगा। फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार जो है मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। हाँ, उसके बाद आपको बताएंगे भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल कौन सा स्थान होता है, मरी हुई भूमि, है ना, यानी अनुपजाऊ भूमि। वह भूमि जो उपजाऊ न हो वो मरुस्थल कहलाएगी, ठीक है। अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। थार जो है ये राजस्थान में पड़ता है ना, और वो मरुस्थल मतलब जहाँ पे समझ लीजिए कि बड़ी मुश्किल से शायद कोई पौधा उगता होगा।